हाँ दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल रोहित फॉर्डिंग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है कि जो हम लोगों ने ट्रांसपोज और मैट्रिक्स पढ़ा और उसमें कि उसके बाद हम लोग एसक्यू सिमेट्री और सिमेट्री मैट्रिक्स पर चर्चा कर लिया पिछले लेक्चर। और उस लेक्चर को आप लोग क्या करेंगे, फिर प्रीव्यू करके आप लोग मैट्रिक्स का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है थ्योरी पार्ट से लेकर के आज हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का अंत करने जा रहे हैं। और इसके बाद आप लोगों को कल से हमारे ही चैनल पे आप लोग को डिटर्मिनेंट यानी न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग का मैट्रिक्स समाप्त होता है और समाप्त होते होते एक लास्ट टॉपिक बच गया है, वह है इनवर्स मैट्रिक्स। जैसे कि आप लोग जानते होंगे इनवर्स होता क्या है। इनवर्स को प्रॉपर्ली हम लोग क्या बोलते हैं, इसे व्युत्क्रम बोलते हैं। अब व्युत्क्रम में क्या होता है, उल्टा इसे बोलते हैं। तो हम लोग अवयवों में भी क्या करना है, रिवर्स पढ़ना है। तो रिवर्स से हम इन्वर्टिबल के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्टिबल होता है क्या है, जैसे कि हम लोग बातें करें ना कि अब इसकी परिभाषा क्या होता है व्युत्क्रम अवयव का। यदि n कोटि का कोई और वर्ग अवयव हो तो एक व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि n कोटि का एक वर्ग अवयव b का क्या हो, अस्तित्व हो। अर्थात हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अवयव दिया होगा वर्ग अवयव, सबसे पहले उसके अस्तित्व जानने के लिए हम सारणी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सारणी के प्रयोग से हम यदि सारणी का मान शून्य आ जाता है तो हम लोग वहां पे कर सकते हैं इसका क्या होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात इसका इनवर्स निकाला नहीं जा सकता है। इसके बाद हम बोलते हैं ना तब अवयव बी का बी ए का क्या कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है और इसे ए इनवर्स से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या समझा कि व्युत्क्रम अवयव होता क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, n कोटि का कोई वर्ग अवयव लेते हैं और वर्ग अवयव लेने के बाद यानी उसका व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। यदि कब वो कहलाएगा, यदि वर्ग अवयव b का क्या हो, अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो अवयव दिया गया होगा उसका सारणी ज्ञात करेंगे और सारणी ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका सहखंड निकालेंगे और सहखंड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पूर्ण रूप से हम लोग व्युत्क्रम निकालेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल के माध्यम से हम बहुत ही सरल वे में सीख जाएंगे कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है। अर्थात हम बातें करें कि इनवर्स का सूत्र होता क्या है, तो देखिए इनवर्स का सूत्र होता है, इसके फॉर्मूला में यहाँ पे नोट करते हैं। यदि फॉर्मूला की बातें की जाए तो यह होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाटा होता है डिटर्मिनेंट ए। अर्थात आप लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के सहारे सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे और दिए गए सारणी का क्या निकालें, दिए गए मैट्रिक्स का सारणी मान ज्ञात करेंगे और इस आधार पे हम लोग क्या पाएंगे, इनवर्स आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला जो हम लोग के पास है, यह फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाटा डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि इसका एग्जांपल देखेंगे किस प्रकार हम इसका हल करेंगे। ठीक है, और आप फॉर्मूला देखिए और फॉर्मूला पे क्या करेंगे, हम लोग ना एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से हम लोग कैसे व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इनवर्स हमें ज्ञात करना है। तो इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया है और फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाटा डिटर्मिनेंट ए। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अस्तित्व के बारे में जानकारी लेनी होती है कि जो दिया गया अवयव है इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो अस्तित्व निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो सब इसका सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, अवयव को मान लेंगे कि लेट ए इक्वल टू, और यह अवयव हो गया 1327 और इसे हम क्या कर लिए, ए मान लिए और इसका सबसे पहले सारणिक मान ज्ञात करने हैं। तो इसका सारणिक जो मान होगा वह हो जाएगा 1327 और जब भी हम इसका सारणिक मान ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 1 में 7 से गुणा करेंगे और यानी इस प्रकार से हम लोग गुणा करते हैं, कुछ क्रॉस गुणा करते हैं तो फिर होगा 2 गुणे 3 और इक्वल टू 7 माइनस हो जाएगा 6। अब यहाँ पे हमें वैल्यू प्राप्त हो जाती है 1। अर्थात हमें जब भी यदि सारणी का मान शून्य नहीं प्राप्त होता है उस कंडीशन में इसका अस्तित्व होता है। यदि सारणी का मान शून्य आता है तो इस अवयव यानी अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। अतः हम लोग क्या लिखेंगे, अतः अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। आप अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा कि अवयव का अस्तित्व हम कह रहे थे, व्युत्क्रम का अस्तित्व कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारणिक वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जब सारणी निकल जाता है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी होती है कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग फिर मैट्रिक्स लेते हैं, ए का वैल्यू और ये जो दिया है मैट्रिक्स 2 बाई 2 कोटि का एक वर्ग अवयव है
और इसका जो ही हम लोग क्या करेंगे कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। तो इसका कोफैक्टर होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके समानांतर एक अभिभव मान लेते हैं। जब सेट ए होता है तो इसका अभिभव क्या रखते हैं a11 मानकर चलते हैं। तो निकालेंगे a11 का कोफैक्टर। अब जब ही हम कोफैक्टर निकालेंगे तो ये होता है इसमें -1 का पावर 1 + 1, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। और का ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि इसे इसके सामने वाला जो रो और कॉलम के सामने वाला जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है कैंसिल होता है। तो 1 के सामने जो वैल्यू है 1 के सामने यह 3 है, इधर 2 है, तो यह कैंसिल हो गया, बच जाएगा क्या 7। और इसके बाद यदि बातें करें हम तो इसका निकालेंगे क्या y12 का कोफैक्टर, यानी 1 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो यह होगा -1 और इसका पावर हो जाएगा 1 + 2। अब यहाँ पे आ जाती है विषम संख्या, जब भी विषम संख्या आती है तो उसका कोफैक्टर जो होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। तो जब हम निकालेंगे क्या 3 का, तो 3 कैंसिल हो जाएगा और 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर 3 से 1 दिख रहा है, 1 के लाइन में है और रो कौन सा रो 1 है और कॉलम जो 7 बन जा रहा है। तो जब इसको कैंसिल करेंगे इस प्रकार से तो कैंसिल करने के बाद हमें क्या बच रहा है 2 मिल रहा है। तो जो 2 बच रहा है किस में आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि हमें विषम संख्या हो जा रही है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं a13 का कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। तो इस लिखेंगे 1 + 3 और बराबर इक्वल करेंगे। तो 13 का जो वैल्यू होता है फर्स्ट रो का, यानी जो फर्स्ट रो है उसका क्या करना है और 13 यहाँ पे 21 निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे 21 निकालेंगे। दूसरे पंक्ति का प्रथम स्थान में यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2 और +1 और 2 + 1 हम निकालेंगे। तो इसका क्या आएगा 2 वाला का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 2 के सामने 7 है, कैंसिल होगा, ऊपर 1 है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और क्या निकालेंगे 2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी 2 का कोफैक्टर -1 के पावर 2 + 2। और यहाँ पे क्या पाते हैं हम 2 + 2 निकालने के बाद यहाँ पे देखिए जब 7 का वैल्यू निकालेंगे तो 7 के सामने क्या है 3 है और इधर 2 है, तो बच जाएगा क्या 1 और 1 का यहाँ पे आ जाएगा। और यह जो विषम संख्या इसलिए इसमें क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स। और कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना है वो आप लोग देख रहे हैं कोफैक्टर से क्या मैट्रिक्स बना है। तो इसे लिखेंगे, हम मान लेते हैं कि कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स जो है क्या हो गया b हो गया। और b का मान क्या हो गया 7 हो गया, -2 -3 और क्या हो गया 1। और यहाँ से निकालते हैं b का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हो जाएगा 7 -2 -3 1। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या पाया, और इसे ही हम कहते हैं जो b का ट्रांसपोज निकालते हैं यही होता है एडजॉइंट ऑफ a के बराबर क्या हो गया ट्रांसपोज ऑफ b, अर्थात एडजॉइंट ऑफ a के बराबर क्या हो गया ट्रांसपोज ऑफ a निकाले गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं सारणी का भी मान निकाले हैं, एडजॉइंट भी निकाल लिए। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे a इनवर्स निकालेंगे और इनवर्स में भी निकालने के लिए सूत्र लगा देंगे एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट a। अब यहाँ पे एडजॉइंट का वैल्यू जो आया है वह क्या आया है 7 -3 -2 और 1 आया और सारणी का मान 1/1 आया। और इससे हमें क्या मिलता है इनवर्स का मान 7 मिलता है, -3 मिलता है, -2 1 और यही फाइनली क्या बन जाता है आंसर हो जाता है। और इस आधार पे क्या करेंगे आप लोग 2/2 कोटि को निकालने में क्या होगी बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। और देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे भी समझाने का हम प्रयास करेंगे कि आप लोग क्या करेंगे बहुत अच्छे से केयरफुली समझने का प्रयास करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं दूसरा एग्जांपल लिए हैं और दूसरा एग्जांपल में देखिए इसमें क्या करना है। तो आपने सीखा सबसे पहले क्या करेंगे इसे जांच करने की कि इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले लेट करेंगे और लेट करके a = मान लेंगे इस मैट्रिक्स को 2 1 7 और 4। और इसका सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे सारणिक मान ज्ञात करेंगे। और सारणिक मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे इस मैट्रिक्स को सारणी पर रख लेंगे 1 2 1 7 4 और इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे क्रॉस गुना कर लेते हैं इसमें से। तो 2 गुने हो जाएगा 4 -7 गुने हो जाएगा 1 और इस प्रकार आप क्या कर लेंगे यह हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा 7। और यहाँ पे क्या निकलता है सारणी का जो डिटरमिनेंट a का मान निकला हो गया 1। और इससे जब 1 का मान निकल गया तो यहाँ पे लिखेंगे अतः व्युत्क्रम का क्या है आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अतः आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं कि इसका अस्तित्व के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त की। और इसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट बनाते हैं और एडजॉइंट कैसे बनाएंगे तो यहाँ से लिखते हैं नाउ और फिर मैट्रिक्स A को लेते हैं
और 2 1 7 4 और इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इस अवयवों के इसका क्या निकालेंगे कोफैक्टर। तो लिखेंगे A11 का कोफैक्टर और जो कोफैक्टर होता है -1 का पावर 1 + 1 और इक्वल टू क्या करेंगे जब 1 1 का वैल्यू जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे A11 A12 A21 और A22। जैसे कि आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में उसमें बताया गया है कि अवयव का निर्माण कैसे करेंगे, तो यही प्रोसेस होता है अवयव निर्माण करने का। तो यहाँ से A11 का जब मान निकालेंगे तो यह कैंसिल हो जाता है, कैंसिल जो बच जाता है फाइनली वही होता है। तो जब कैंसिल यहाँ पे 2 का वैल्यू निकालते हैं कैंसिल बच जाता है 7। दूसरा निकालते हैं A12 का मान, तो A12 का मान निकालेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा और यह कैंसिल करने के 1 के सामने वाला वैल्यू कैंसिल तो कितना मिल जाएगा -7 मिल जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार हम 21 का जब वैल्यू ज्ञात करते हैं तो इसमें होता है -2 + 1 और यहाँ पे हो जाता है 21 का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कैंसिल होता है, बच जाता है -1 और निकालेंगे 22 का वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा और इसके बाद क्या करेंगे 22 का मान जब ज्ञात कर लेंगे ना तो इसमें इसका वैल्यू जो होगा या 22 है तो इसमें क्या बच जाएगा 2 और यहाँ पे लिखते हैं कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स। और बातें की जाएगी जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना है, इसे मान लेते हैं कि यह मैट्रिक्स क्या बना है B बना है, तो यह हो जाएगा 4 -7 -1 और 2। ठीक है, और इसका क्या निकाल देंगे हम ट्रांसपोज ज्ञात कर लेंगे। जब ये ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो और कॉलम परस्पर चेंज हो जाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा चेंज हो गया और चेंज होने के बाद हमें यह मिल जाता है। तो इसे ही हम क्या मान लेते हैं, यही होता है एडजॉइंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर हो जाता है ट्रांसपोज B के बराबर हो जाता है। जब हमें एडजॉइंट निकल गया, सारणिक मान निकल गया, तो यहाँ से क्या निकालेंगे इन्वर्स निकालेंगे और इन्वर्स का आप लोग फॉर्मूला लिखे हुए हैं एडजॉइंट ऑफ A और बाटा डिटर्मिनेंट A और डिटर्मिनेंट का जो मान है 1/1 आया है और यहाँ पे जो सारणी का मान है ये एडजॉइंट का जो मान है वो 4 है -1 है -7 है और 2 है। इस प्रकार जब भाग देंगे आप 1 से तो हमें यही मिल जाएगा 4 -1 -2 -7 और 2 और यही क्या हो जाता है फाइनली हो जाता है आंसर। और इस आधार पे आप लोगों ने क्या देखा कि बहुत ही इजी वे में जो मैट्रिक्स का होता है या फिर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है, इससे आप लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही कारगर यह साबित होता है। इसके बाद यह प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा भी इसका मान निकाला जाता है। तो प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा भी आप लोग क्या कर सकते हैं उसमें भी सिखाएंगे, लेकिन आगे नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप 3/3 कोटि का भी आप लोग क्या कर सकते हैं इसी माध्यम से आप लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे अन्य सभी बुकों से आप लोग प्रयास करेंगे, सीखेंगे और सीखने यानी लगातार सीखते रहेंगे और इसके बाद हमारे चैनल पर आप बने रहेंगे। इससे आपको फायदा दिखाई देगा कि इसके बाद वाला जो हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के। ठीक है, और इस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।